हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। इससे पहले हमने 3 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और बच्चे, हमने जब आपको सैम्पल पेपर का क्वेश्चंस करवाया था तो हमने वहाँ से भी आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को और इस प्रैक्टिस सेट्स के जो हम आपको क्वेश्चंस देते हैं उसका कंपैरिजन बताया था। वहाँ पे हमने बताया था कि लगभग जो भी क्वेश्चंस हमने आपको अपने जब चैप्टर पढ़ा रहे थे पार्टिकुलर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस दे रहे थे उसके दौरान और इस आपके जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं उसके दौरान कितने उनमें सिमिलरिटीज़ है, कितने सारे क्वेश्चंस उनमें से पहले से भी हम करवा चुके थे और बहुत सारे कंसेप्ट उससे मैच करते थे। तो आपको हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि बच्चे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़े, एकदम अच्छे से पढ़े, मन लगा कर पढ़े, ताकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम सिखाएंगे आपको, जो भी कंसेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू सिखाएंगे उस कंसेप्ट के थ्रू अगर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनता है तो आप उसे आसानी से बना सके। ठीक है, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चे, वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि बहुत सारे काम हमारे पास भी रहते हैं और बच्चे एक अच्छे कंटेंट देने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हम आपको देंगे, ध्यान से सुनिएगा, आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हम आपको देंगे वो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस होंगे, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। उन सभी क्वेश्चंस को अगर आप बना पाते हैं तो उससे जितने भी कम से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कम लेवल में क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो आप उसे जरूर बना पाइएगा। देखिए बच्चे, प्रैक्टिस सेट में, सैम्पल पेपर्स में, इन सभी में थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर क्वेश्चंस दिया जाता है ताकि आप एग्जामिनेशन में उससे कम लेवल में क्वेश्चंस आए तो आप उसे बना सके। अगर यहीं पे हम लोग आपको कम लेवल में ही क्वेश्चन सिखा देंगे तो वहाँ पे तो आपको और दिक्कत होगी बनाने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली एंड 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। 45 स्टूडेंट्स के क्लास में 22 जो बच्चे हैं वो हिंदी बोलते हैं और 12 जो बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ बच्चे होंगे जो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। देखिए आपके पास 2 टर्म्स दिए गए हैं। कौन से टर्म, एक हमारा टर्म हिंदी है और एक हमारा दूसरा क्या है बच्चे, इंग्लिश है। ठीक है, तो मार्कर बच्चे काम नहीं कर पा रहा है, सॉरी, थोड़ी देर रुक जाइए। तो ठीक है बच्चे, क्या था, एक टर्म्स हमारा हिंदी था और दूसरा टर्म क्या है हमारा बच्चे, इंग्लिश है। तो एक एच लिखेंगे, एक ई लिखेंगे। ठीक है, 2 है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। तो 2 हमारे पास पूरे सब्जेक्ट है, 2 टर्म्स हमारे पास हिंदी इंग्लिश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि 22 बच्चे हिंदी बोलते हैं और 12 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। तो कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जोड़ के देख लेंगे कि इस दोनों को मिला के कितना आता है। तो 22 + 12 कितना आता है, 2 2 4 और 2 1 2, यानी सॉरी 2 1 2 करें, 2 + 1 3। ठीक है, तो 2 2 4 और 2 1 3, तो 34 बच्चे, यानी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि क्या करेंगे बच्चे, आपके दोनों बोलते होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए वेन डायग्राम सिखाएंगे और वेन डायग्राम से बनाइएगा तो आपको आसानी पड़ेगा बनाने में। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्किल बनाएंगे, 2 सर्किल। क्या करेंगे बच्चे, 2 सर्किल बनाएंगे। चलिए एक सर्किल हमने ये बना लिया और दूसरा अदर सर्किल हमारा क्या है, ये बन गया। ठीक है, चलिए 2 सर्किल हमने बना लिया। यहाँ पे हम पहले सर्किल का नाम क्या देते हैं बच्चे, पहले सर्किल का नाम हिंदी देते हैं और दूसरे सर्किल का नाम इंग्लिश दे देते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने बच्चे हैं कि ऐसे बच्चे कि जो हिंदी बोलते हों, तो हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने हैं, 22 हैं। ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने होंगे, इंग्लिश वाले बोलने वाले बच्चे होंगे 12, दिए गए हुए तो 12 होंगे। और ये जो हमारा रीजन है, ये जो हमारा कॉमन रीजन है बच्चे, इस रीजन का मतलब क्या होता है, इस रीजन का मतलब होता है बच्चे कि ऐसे स्टूडेंट जो बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों बोले, यानी H∩E। ठीक है, H∩E यानी कहने का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले बच्चे, यानी कॉमन बच्चे। ठीक है, और ये जो टोटल है हमारा, ये टोटल किसको बताता है, ये H∪E को। क्या है, H∪E को। H∪E कहने का मतलब, देखिए ये जो टर्म्स है यूनियन इंटरसेक्शन, इनका मतलब समझिएगा, ये भी आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। ये यूनियन जो उल्टा यू लिखते हैं तो उसको इसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं और सीधा यू को हम यूनियन कहते हैं। यूनियन का मतलब होता है हमारे जितने टर्म्स हैं उन सभी का टर्म, मतलब H में जितने होंगे, E में जितने होंगे, उन सभी को हम H∪E में लिखेंगे। लेकिन H∩E की बात होगी तो जो H में और जो E में, यानी जो हिंदी में और जो इंग्लिश में बोलने वाले कॉमन बच्चे होंगे उनको हम H∩E में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको दिख रहा होगा कि हम मान लेते हैं बच्चे, हम मान लेते हैं इसको x, कितने, इसमें x बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे, इसमें x बच्चे होंगे। तो हमारा 22 + x + 12
कितने के बराबर होंगे, टोटल स्टूडेंट 45 है तो टोटल स्टूडेंट 45 के बराबर, ठीक है। टोटल कितना बच्चे 45 स्टूडेंट्स है तो टोटल कितना 45 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 + 12 कितना हो जाता है बच्चे 34 होता है, और ये किसके बराबर है 45 के बराबर। तो x = क्या हो गया 45 - 34, ठीक है। 45 - 34 तो कितना हो गया 1, 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, यानी हमारे जो बोथ बोलने वाले लैंग्वेज यानी जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलेंगे तो वैसे बच्चे का संख्या होगा 11। क्या होगा बच्चे 11, यानी ऑप्शन नंबर 1। सिंपल देखिए, हम आपको सिंपली बता सकते थे कि 45 में से दोनों को जोड़ कर घटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, आपको कंसेप्ट भी सीखना है, हर चीज़ सीखते चलना है। इससे क्या होगा बच्चे, कंसेप्ट से हम आपको हमेशा बोलते हैं कंसेप्ट के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन होता है बच्चे, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का एक ही तरीका होता है कि आप उसके बेसिक कंसेप्ट को कितना जानते हैं। एग्जामिनर का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि एकदम ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ दे कि बच्चा बना ही नहीं पाए। जब उसको बना ही नहीं पाए बच्चा, तो वो फिर क्वेश्चन पूछेगा क्यों, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं चाहता है कि बच्चा क्वेश्चन नहीं बना पाए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन नहीं बना पाए, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर भी चाहते हैं कि क्वेश्चंस बन पाए, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा रहे, बेसिक कंसेप्ट से डेप्थ से निकले, ताकि देखना पड़े कि कितने बच्चे को डेप्थ नॉलेज है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है आपका लिमिट x टेंस टू 0 sin 5x - sin 3x अपॉन sin 6x + sin 2x, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस यहाँ पे हम एक बार लिखते हैं और आपको इसको बनाने के एक छोटे से ट्रिक सिखाएंगे, उस ट्रिक से बनाइएगा, आप एकदम आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। और ज़्यादा इसको देखिए, आप एल हॉस्पिटल रूल से ही बना सकते हैं, लेकिन आप एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे नहीं लगाइएगा। एल हॉस्पिटल रूल कहने का मतलब ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करके, तो उसको आप यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके शॉर्टेस्ट मेथड होते हैं। उस ट्रिक को हम यहाँ पे समझाते हैं आपको, बस उस ट्रिक को लगाइएगा, देखिए कितना आसानी से बनेगा। ट्रिक है हमारा कि साइन अगर रहे बच्चे, लिमिट क्या रहे x टेंस टू 0 रहे sin ax - sin bx अपॉन क्या है sin cx - sin dx, ठीक है। ये अगर हमारा लिमिट दिया रहे तो इसकी लिमिट को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो याद रखिएगा इसके लिमिट का फाइंड करने का जो मेथड होता है, वो जो हमारा x का कोफिशिएंट है ऊपर में ये a है, फिर b x का कोफिशिएंट ऊपर में है b है, तो क्या करेंगे हम a - b करेंगे, ठीक है। अपॉन क्या करेंगे नीचे a, अच्छा चलिए इसको क्या करते हैं प्लस माइनस कर देते हैं। प्लस माइनस क्यों कर दिए कि प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, तो क्या होगा a + - b, और क्या हो गया नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा है बच्चे c है, क्या है c है, तो नीचे क्या लिखेंगे c + d, क्या है c + d। तो जो भी आपके ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप क्या कीजिए साइन a + - b कर दीजिए, यानी जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको घटा दीजिए, घटाया जा रहा है यहाँ पे तो घटा दीजिए, जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसा काम करना है, नीचे भी यही काम करना है, जो कोफिशिएंट दिया जा रहा है उसमें से दूसरे कोफिशिएंट को घटाना है, और यहाँ पे अगर जोड़ा जा रहा है तो जोड़ देना है, ठीक है। तो जैसा कहा जाए वैसा करना है, तो इसके लिए हमने प्लस प्लस और प्लस माइनस लिखा है, ठीक है। तो a + - b अपॉन c + - d, तो ये हमारा आंसर होता है इसका। तो चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं कि क्या ये इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो इसको लिमिट बनाना है तो आपको क्या करना है, 5 माइनस है यहाँ पे तो माइनस का साइन लिखेंगे, 5 - 3 अपॉन यहाँ क्या है प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे, और क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट 6 + 2, ठीक है। तो 5 में से 3 गया तो 2, और 6 + 2 कितना होता है 8 होता है, तो कितना कट गया बच्चे 1/4 टाइम्स कट गया, क्या हो गया 1/4 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। ट्रिक समझ में आ गया कैसे बनाना है, बस उसी अप्रोच से बनाना है, दूसरा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन AB = AC, फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन AB = AC वी कैन कंक्लूड B = C। हम लोग क्या पाते हैं कि B जो हमारा किसके है C के बराबर है, B हमारे C के बराबर है प्रोवाइडेड, यानी तो इसका मतलब क्या होगा, A एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एक नॉन सिंगुलर होगा, एक क्या होगा बच्चे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या होगा बच्चे। जब हमारा AB इक्वल है AC के और हम लोग पाते हैं कि B बराबर किसके है C के, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए लेट करते हैं कि A जो हमारा है A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब तो यही निकलेगा सिंपली कि जो हमारा A है क्या है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर लेट करते हैं कि मान लेते हैं, देखिए ऐसा है नहीं, अभी हमने माना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे ये नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया बच्चे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए हमने माना है इसका आंसर, इसको यहाँ पे भी लिख दिया है। तो लेट A नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा A इन्वर्स क्या करेगा बच्चे एग्जिस्ट करेगा। A इन्वर्स कहने का मतलब अगर किसी भी आपके जो मैट्रिक्स होंगे उनके डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं होंगे तो उनका A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो गिवन दिया हुआ है कि AB इक्वल क्या है बच्चे BC के, सॉरी AB इक्वल किसके है AC के, ठीक है। जब AB इक्वल है AC के तो हम दोनों साइड क्या करते हैं इन्वर्स ले लेते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया हमने इन्वर्स से A इन्वर्स A इंटू B इक्वल टू A इन्वर्स A इंटू C,
ठीक है। और आपको पता है एक प्रॉपर्टीज़ होता है मैट्रिक्स का, ए इंटू ए इन्वर्स किसके बराबर होता है बच्चे, आई के। ए इंटू ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो चलिए हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ को यूज करेंगे, तो ए इन्वर्स ए किसके बराबर हो गया, आई के, यानी आई इंटू बी इक्वल टू आई इंटू सी। तो आई यानी आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बताता है, तो आई से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, वो मैट्रिक्स से बराबर ही आएगा। तो बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया, यानी हमारा बी इक्वल टू सी हो जा रहा है। और ये क्या कहा जा रहा है बच्चे, हमें इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है कि हमारा बी इक्वल टू सी है। और ये कंक्लूजन कब निकल रहा है, तो ये कंक्लूजन तभी निकल पा रहा है जब हमारा ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डिटरमिनेंट जो होगा उस मैट्रिक्स ए का वो नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, पेज हमारा बचाना है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। देखिए इसके आपके जो पीडीएफ होंगे आंसर सहित आपको पीडीएफ दिया जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलिए पढ़ते चलिए, आप खुद से बनाते चलिए, ठीक है, खुद से सोचते चलिए कैसे क्वेश्चंस बनेगा, एक बार ट्राई कीजिए, फिर नहीं बन पाता है तब सॉल्यूशंस को जरूर देखिए और स्किप नहीं कीजिए। सबसे पहले वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आपका बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा। हमने बीच बीच में भी बहुत सारा कंसेप्ट सिखाते चल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी सिखा रहे हैं ताकि क्या हो, वो आपको कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करे, ठीक है। चलिए तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 है, तो हम tan थीटा को tan थीटा रहने देंगे और कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख देंगे, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब इसको एलसीएम लेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें मिला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2tan थीटा, ठीक है, 2tan थीटा। तो अब क्या करने वाले हैं, अब करेंगे इसको एक तरफ बुला लेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लग रहा है। तो ये क्या हो गया, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। और tan थीटा जब 1 के बराबर होगा तो ये किसके बराबर होता है, tan 45 डिग्री का। तो जब tan थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो यहाँ से मुझे थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री निकल जाएगा। कितना निकलेगा बच्चे, थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा 45 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री मिल गया तो साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब क्या बच गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो सिंपल हो गया। तो साइन थीटा की जब 45 डिग्री डाल देंगे तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। क्या होता है बच्चे, 1/√2। मार्कर यहाँ नहीं चल पा रहा है तो आप समझिएगा, चलिए नीचे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो गया, 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 1/√2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से a इंटीग्रेशन करना है आपको √a-x/a+x इंटू dx का। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कह सकते हैं आप बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह सकते हैं बच्चे, बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये बेस्ट क्वेश्चंस क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन पे 2 इंटीग्रेशन लगाया जा रहा है। क्या क्या, एक ही क्वेश्चन पे 2 इंटीग्रेशन लगाया जा रहा है। देखिए कैसे लगाया जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आपको बहुत चीज़ यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। और हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन में सिंपल कोई एक इंटीग्रेशन पूछ दे या फिर कोई इसका पार्ट पूछ दे तो आप उसको बना पाइएगा, लेकिन आपको पहले इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, 0 से a इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 0 से कहाँ पे, a बच्चे, √a-x, क्या है बच्चे, a माइनस, एक सेकंड रुकिए, मार्कर नहीं चल पा रहा है, क्या है, a माइनस एक्स है अपॉन क्या है बच्चे, नीचे में a प्लस एक्स है, क्या है, a प्लस एक्स, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ऊपर क्या कीजिए, इंटीग्रेशन क्या कीजिए, ऊपर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नीचे है √a+x, तो ऊपर भी क्या कीजिए, a माइनस एक्स कर दीजिए। ये क्या कीजिए, a माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या कीजिए, a माइनस एक्स कर दीजिए, ठीक है, इंटू dx। इंटू क्या रहेगा बच्चे, dx रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, फिर 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए बच्चे क्या है कि इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो क्या करेंगे, हमने ऊपर नीचे क्या किया, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। मार्कर नहीं काम कर पा रहा था बच्चे, इस कारण से ठीक से नहीं लिख पा रहे थे, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, अब इसको हम लिख सकते हैं √a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम, अब नेक्स्ट करेंगे इसको सिंप्लीफाई। ऊपर वाला स्क्वायर है और रूट है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 0 से a हो गया
और ये हो गया ए माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे में तो कोई स्क्वायर ऐसा वाला स्क्वायर तो कोई है नहीं कि ये रूट से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या होगा नीचे तो रूट रहेगा ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया इंटू डी एक्स तो रहेगा, ठीक है। 0 से ए तक इंटीग्रेट करने वाले अब हम क्या करेंगे 0 से ए तक इंटीग्रेट करेंगे। सिंपली पहले अलग अलग हम पहले कर लेते थे, ए अपन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको डी एक्स लिख लेते हैं और इसको भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी एक्स लिख लेते हैं 0 से ए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अब हमने क्या किया, इसको दो इंटीग्रेशन में बांट लिया, एक पहला इंटीग्रेशन ये हो गया और दूसरा इंटीग्रेशन ये हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम I1 मान लेते हैं और इसको हम क्या मानते हैं I2 मान लेते हैं। क्या हो गया बच्चे, इसको I1 और इसको I2। तो जब हम I1 और I2 दोनों को निकाल के सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा I2, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चे आपको यहाँ पे दो इंटीग्रेशन निकालना है। एक तो इंटीग्रेशन ये जो इंटीग्रेशन है पहला इंटीग्रेशन I1 वो सिंपल है, दूसरा इंटीग्रेशन भी सिंपल है। आपने अगर बनाया होगा क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे अच्छे क्वेश्चन किया होगा तो आपको ये भी सिंपल लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि आपको एक इंटीग्रेशन का ही पूरा फुल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट दे दिया जाए, फुल इंटीग्रेशन का आपको क्या दिया जाए बच्चे, एक कंप्लीट वीडियो आपको बना कर दिया जाए, ठीक है। 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके पूरे इंटीग्रेशन पे ही बनाकर दे दिया जाए, ठीक है। तो ट्राई करेंगे देने का आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट आपके वीडियो के जो सॉल्यूशन है हमारे इस क्वेश्चन के, इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। तो I1 का बात करेंगे हम I1 के लिए। तो I1 का वैल्यू है ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है I1 का वैल्यू। तो आपको एक इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपने एक पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो जब यहाँ पे याद रखिएगा बच्चे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों लोगों को कि यहाँ जब ए होता है, यहाँ जब ए के जगह पे बच्चे, ए के जगह पे जब हमारा 1 होता है 1 का स्क्वायर, तो हमारा क्या होता है इस ए के जगह पे 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा इस 1 के जगह पे क्या होता है, 1 के जगह पे जब ए हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे भी ए आ जाता है, ठीक है। जैसे ही 1 के जगह पे ए स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है हमारा ए हो जाता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज लेंगे हम और वहाँ पर आपको हम करके दिखाएंगे कि जो इंटीग्रेशन हमारा I1 का इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन क्या है हमारा I है, इसको हम I लिखते हैं। तो I इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से ए इंटू डी एक्स, और दूसरा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और पहले से ए लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से कहाँ 0 से ए तक इसको इंटीग्रेट तो करना ही है, तो 0 से ए हमने लिख दिया यहाँ पे। और इस पूरे पार्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारा ये जो इंटीग्रल है I2, इस इंटीग्रल का वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से एक्स। इस पूरे इंटीग्रेशन I2 का वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से एक्स कह रहे हैं, 0 से ए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 से ए है। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने, तो हमने इसको डायरेक्ट इसके लिख दिया है कि हम इसका वैल्यू जानते हैं, हमने इसको बहुत बार बनाया है। तो आपको अगर बना के यहाँ पे दिखाएं कि कैसे इसको लाएंगे, तो चलिए इस प्रोसेस को जान लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको बनाने का आपको दिखाएंगे कैसे बनता है। चलिए I2 का वैल्यू निकालना सिखाएंगे। तो 0 से ए तक इंटीग्रेट करना है एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए कितने आसानी से इसको हम बना पाएंगे। चलिए नीचे वाले को क्या करते हैं बच्चे, हम नीचे वाले को लेट कर लेते हैं कि टी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अच्छे से सीखते चलिएगा, ठीक है। तो इसको जब हमने लेट किया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट किया, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर, देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो इसका वैल्यू आएगा 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस अंदर वाले को भी हमको अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अंदर वाले को करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो इसका तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले से माइनस है तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा I2 का वैल्यू हो जाएगा, I2 कह रहे हैं सॉरी, पहले डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो ये आपका डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या माने थे बच्चे, टी माने हुए हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया,
टी इंटू डी टी अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ एक्स। हम डी एक्स का वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं, डी एक्स का वैल्यू हम क्यों निकाले हैं डी टी के टर्म में, क्योंकि इसको जब हम टी मान लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन कैसा हो गया, हमारा इंटीग्रेशन 0 से ए एक्स अपॉन टी हो गया। तो टी जब हो गया, यहाँ पे हमारा वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमको तो अब वेरिएबल टी हो गया ना, तो इसको हम कोशिश करेंगे इस डी एक्स को टी के टर्म में चेंज करने के लिए, इस कारण से हम इसको टी में ला रहे हैं। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा पहले से, आपके टीचर ने आपको जरूर पढ़ाया होगा। तो हमने ऐसा किया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, I2 का वैल्यू डाल देंगे। I2 का वैल्यू है 0 से a है, x अपॉन टी है और dt है, सॉरी dx है। तो dx से जब क्या डालेंगे, t इंटू डी टी अपॉन माइनस एक्स, टी इंटू डी टी अपॉन माइनस एक्स। तो ये t से t कट गया, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ 0 से a dt, माइनस टाइम्स ऑफ 0 से a dt। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं t इंटू माइनस बाहर आ गया, t लिख सकते हैं सिंपली। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन तो t ही होगा, तो t हो गया और 0 से a हो गया, 0 से a हो गया। और t का वैल्यू हमने क्या माना है, तुरंत अभी बताया आपको, यहाँ पे t को हमने माना था रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से a, ठीक है, 0 से a और माइनस टाइम्स ऑफ पहले लिखा गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, यही जो हमने यहाँ पे लिखा है, माइनस टाइम्स ऑफ a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से a। और यहाँ पे क्या है बच्चे, पहले से अगर माइनस दिया गया है, तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छूट गया था क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, आपको देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधार के इसको लिख दे, ये हमारा क्या आ रहा है बच्चे, माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो गया, I2 का वैल्यू ये आपका प्लस में हो गया, ये I का वैल्यू, इस I को अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नया पेज, और उसमें हम I को फाइंड कर लेंगे। तो I इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकेंड बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 0 से a, और यहाँ पहले से a है, फिर प्लस टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से a, ठीक है, यही है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से a, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है। अब चलिए सिंपली अब लिमिट पुट कर देंगे। अब क्या है, अब तो बहुत सिंपल रह गया। तो साइन इनवर्स a जब पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है बच्चे, 0 हो जाता है, ठीक है। फिर प्लस टाइम्स a पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे जब a पुट करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, तो पहला वाला 0, फिर माइनस टाइम्स ऑफ दूसरा क्या करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a हो गया, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आता है, π/2 होता है, तो क्या हो गया, ठीक से लिख लेते हैं, π/2 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, माइनस टाइम्स ऑफ ए हो गया, तो ए कॉमन लेंगे तो आंसर क्या हो गया, π/2 माइनस 1, ए इंटू π/2 माइनस 1, ए इंटू π/2 माइनस 1। तो ऑप्शन मैच करेंगे, चलिए ए इंटू π/2 माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, यानी 2 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना एक बेहतरीन क्वेश्चन था, एक सिंपल क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, कुछ नहीं करना था। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन आता है तो एक लाइन में आप इसका इंटीग्रेशन लिखिएगा, और इसका भी एक लाइन में इंटीग्रेशन लिखने का फॉर्मूला है, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, और इसको आपको इंटीग्रेशन आप पहले बहुत सारे बनाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये भी आप एक लाइन में लिख पाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको हमने ये सिखाने की कोशिश किया कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। और सिंपल जब आपको यही क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन पूछ देगा या फिर यही एक पूछ देगा, तो आपने दोनों इंटीग्रेशन यहाँ पे सीख लिया। आपको अगर एक भी कोई इंटीग्रेशन पूछ देगा तो आपको तो वहाँ बना लीजिएगा अच्छे से ना, बिना सोचे भी बना लीजिएगा, एकदम आपको पता रहे कि हाँ ऐसे बनाना है, एकदम एक लाइन में बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन को हमने सिखाया है। क्वेश्चन भले ही बड़ा है लेकिन आपको यहाँ से बहुत अच्छे नॉलेज सीखने के लिए मिले होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देयर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ 9 और 12 टोटल ऑन थ्रोइंग 2 डाइस। 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो आपको बताना है कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए वो 9 और 11 आना चाहिए। 9 और 11 कब आएगा, 2 डाइस को, देखिए एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 9 तो आ नहीं सकता, क्या आएगा, 6 मैक्सिमम 6 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 9 कब आएगा, तो जो दोनों डाइस होंगे उनके एडिशन, यानी एक डाइस पे अगर हमारा 5 आ जाता है, एक डाइस पे 4 आ जाता है, तो 5 4 क्या होता है, 9 हो गया, तो 9 हमारा आ गया, ठीक है। तो ऐसा ही कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि टोटल ऐसे कितने प्रोबेबिलिटी होंगे कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारा 9 और 11 आएगा, ठीक है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी को कैसे बनाना है आपको हमने सिखाया था। प्रोबेबिलिटी को बनाने के लिए आधा काम क्या होता है, 2 काम इसमें होता है। 50% काम होता है आपको टोटल इवेंट्स लिखना, 50% काम होता है आपको जो कंडीशन दिया जा रहा है उसको फुलफिल करना। जब हम टोटल कंडीशंस की बात करेंगे तो टोटल कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं, टोटल आउटकम्स कितना होगा, टोटल आउटकम्स कितना होगा, अपन क्या है बच्चे, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स तो हम बाद में निकालेंगे, अपन पहले टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल आउटकम्स कैसे निकालेंगे, 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है, तो एक पे 6 है, दूसरा पे 6 है, तो 6 × 6 कितना होगा, 6 6 36, या फिर 6 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो कितना हो गया टोटल आउटकम, 36 आउटकम्स हो गए। अब आपको क्या करना है, 9 और 11 लाना है। तो 9 और 11 कब कब आएंगे, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, कि 9 और 11 कब कब आएंगे। तो मान लेते हैं कि पहले डाइस में 3 आया होगा और दूसरे डाइस में 6, तो क्या हो गया हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है, 6 3 9। फिर दूसरे डाइस में, पहले डाइस में अगर मान लेते हैं 5 आया होगा, दूसरे डाइस में 4, तब भी हमारा 9 आएगा। हो सकता है कि पहले वाले डाइस में 6 आ जाए, दूसरे वाले में 3 आ जाए, तब भी 9 आ सकता है।
हो सकता है ये भी कि पहले वाले डाइस में 4 आ जाए, दूसरे वाले में 5 आ जाए, तब भी हमारा 9 आएगा। ठीक है, 11 कब आएगा, ये हमने 9 का कंडीशन निकाल लिया। 11 कब आएगा, जब हमारा पहले डाइस में 5 आ जाए, दूसरे डाइस में 6 आ जाए। फिर 11 कब आएगा, जब पहले डाइस में 6 आ जाए, दूसरे डाइस में 5 आ जाए। तो ये हमने किसका 11 का कंडीशन निकाल लिया। और कुछ कंडीशन है क्या कि जिसमें 11 आए, या फिर और कुछ कंडीशन बचा हुआ है क्या जिसमें 9 आए। तो मैच कर लीजिएगा, देखिएगा कोई कंडीशन हमारे अनुसार तो अभी नहीं बचा हुआ है, जितना था लगभग हमने लिख लिया। और आप सोचिएगा कि ऐसा आपने जल्दी क्यों कैसे लिख लिया। तो देखिए बच्चे, हमने ऐसे इसको जल्दी लिख लिया क्योंकि हमने इसको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पहले से भी बना रखे हैं, प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो हमें थोड़ा सा पता है। आपको क्या है, आपने अगर बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो जब भी आपको सम वाले क्वेश्चंस आए तो आप कोशिश कीजिए बहुत सारा क्वेश्चंस पहले से प्रैक्टिस करके रखें कि जब वहाँ पे जब आपको बनाने के लिए क्वेश्चंस मिले तो आपको समय कम लगे। दूसरा कुछ नहीं होता है, सब प्रैक्टिस का फंडा होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखिएगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सम वाले क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया भी होगा, अगर नहीं किया है तो कुछ और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि क्या होगा आप आसानी से जल्दी से इसको निकाल पाइएगा। कुछ नहीं करना है, बस सम करना है। अब तो ये सिंपल चीज़ है ना, सम करना है, आपको 9 लाना है, सम करके 11 लाना है, तो कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो अब टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आउटकम्स को टोटल। तो 6 6 36, तो आंसर क्या हो गया 1/6 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉट इनवर्स 1 - x/1 + x। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसको क्वेश्चन कह सकते हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कंसेप्ट सीखने के लिए मिल जाएंगे। आपको फंक्शंस ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़, इस कंसेप्ट को यहाँ पे सिखाया जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, देखिए बच्चों, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे सिखाया जा रहा है, हमने कहा था स्टार्टिंग में ही कि कुछ क्वेश्चंस इसमें बढ़िया होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, तो आप उनको सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए d/dx कॉट इनवर्स, मार्कर नहीं काम कर पा रहा है बच्चे, कॉट इनवर्स 1 - x/1 + x। ठीक है, चलिए इसको आपको क्या करना है बच्चे, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो चलिए हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², और वो भी बच्चे माइनस में, यानी -1/1 + x²। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो x है, यहाँ पे हमारा जब छोटा सा x है तो ये x हमने x² लिखा। तो यहाँ पे हमने हमारा जो फंक्शन है वो ये है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम पहले इस फंक्शन के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉट को इस फंक्शन के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे, तो -1/1 + 1 - x/1 + x का होल स्क्वायर, ये हो गया। और फिर इस पूरे फंक्शन को हम x के रूप में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए इस पूरे फंक्शन को x के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, u/v पे कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो ये 1 + x का होल स्क्वायर हो गया, और ये पीछे आ गया, तो ये क्या हो गया 1 + x हो गया। और ये क्या हो गया 1 का, तो 0 हो जाएगा, और -x का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको किया पहले वाले का। और फिर क्या करेंगे, माइनस टाइम्स लिखेंगे, और ये क्या होगा 1 - x अब पीछे चला जाएगा, और ये इसका हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 का तो 0 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 1 लिख देंगे। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर माइनस टाइम्स ऑफ 1 + x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 1 + x का होल स्क्वायर + 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू में अब क्या करेंगे, ऊपर ये हो गया -1 - x, और ये क्या होगा -1 + x। ठीक है, तो कुछ बच रहा है क्या, कुछ गलती हो रहा है क्या, एक सेकेंड। ये हो गया 1 + x, तो ये हो गया -1 - x, तो -1 छूट गया था, -1 - x, और नीचे क्या गया 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं कुछ कटेगा क्या यहाँ पे। तो ये 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हमने काट दिया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब हमारा वैल्यू कैसे निकलेगा, अब हमारा बच गया क्या, ऊपर बच गया यहाँ पे -1 बच गया, और नीचे क्या बच गया -1, और नीचे क्या बच गया, देख रहे हैं नीचे यहाँ पे क्या बच रहा है 1 + x का होल स्क्वायर, और 1 + × 1 - x का होल स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर + 1 - x का होल स्क्वायर। तो जब इसे तोड़िएगा तो आपको क्या बचेगा, इसे तोड़िएगा तो आपको बच जाएगा बच्चे, इसको तोड़ने से जैसे ही आप इसको आप तोड़िएगा तो इसको क्या बचेगा, एक तो बचेगा आपका +2x। देखिए पहले वाले से जो हमारा 2x निकलेगा, और दूसरे वाले से जो 2x निकलेगा, तो पहले वाले में 2x प्लस में होगा, दूसरे वाले में 2x माइनस में होगा, तो 2x से 2x कट जाएगा, और सिर्फ हमारा जो और एक्स्ट्रा टर्म बच जाता है आपके a + b के होल स्क्वायर में, वो बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं हम 2 टाइम्स ऑफ 1 + x², ये बच जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या है 1 है, इंटू में क्या है ये -2 है, ये x से x भी कट जा रहा था यहाँ पे, तो ये क्या हो गया -2 हो गया, और नीचे क्या हो गया बच्चे 1 हो गया। ठीक है, नीचे 1 हो गया, तो ये -2 से ये -1, और ये 2 कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/1 + x², क्या हो गया बच्चे 1/1 + x²। तो ऑप्शन मैच करेंगे, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 1/1 + x², यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्या इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 + 1/x⁻10 विल बी द मिडिल पोस्ट। तो आपको इसमें मिडिल पोस्ट बताना है। मिडिल पोस्ट करने का मतलब सिंपली जो मिडिल टर्म होंगे उसके आपको कोफिशिएंट बताने हैं, या मिडिल टर्म
कौन से होंगे, ठीक है। इसमें से मिडिल टर्म क्या होंगे, 1 + x टू द पावर 1 + 1/x टू द पावर 10 के बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सिखाए हैं। जब बाइनोमियल्स थ्योरम पढ़ा रहे थे तो आपको पूरा कंसेप्ट ही सिखा दिया था, मिडिल टर्म्स के कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म और आपके कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने कंसेप्ट आपको सिखाया था वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बता दें कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 1 + 1/, थोड़ी दूर जाइए, मार्कर काम नहीं कर पा रहा है, 1 प्लस, तो चलिए बच्चे क्या है मिडिल टर्म, क्या हमारा निकालना है 1 + 1/x टू द पावर 10 का आपको मिडिल टर्म निकालना है। क्या निकालना है इसका बच्चे, मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मिडिल टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म निकालने के कुछ फंडे होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कैसे, देखिए कुछ आपको चीज़ यहाँ पे नोट करके सिखाएंगे कंसेप्ट, उसको थोड़ा सा सीख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट होता है कि हमने वहाँ पे भी सिखाया था आपको क्वेश्चंस, जब कंसेप्ट सिखा रहे थे आपको बाइनोमियल्स थ्योरम का क्वेश्चंस के थ्रू, तो वहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि 1 + x टू द पावर अगर n रहे तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आपसे क्वेश्चंस अगर पूछ दे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये जो n होते हैं उसमें एक टर्म जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया n + 1, यानी n + 1 इसके नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में हमारा क्या है कि अगर और एक और चीज़ कंसेप्ट सीख लीजिए, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये क्या हो गया, दूसरा कंसेप्ट हो गया कि किसी भी TR + 1th टर्म को लिखने का तरीका होता है, किसी भी टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन के किसी भी टर्म को लिखने का तरीका होता है, अगर वो टर्म R + 1th टर्म है तो उसको लिखेंगे कैसे, NCR यानी एक कम इसमें से NCR इंटू क्या करेंगे बच्चे, इसी वाले जो ऊपर एक्सपेंशन है हमारा 1 + x टू द पावर, उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो NCR, और ये क्या हो गया बच्चे, x टू द पावर, क्या हो गया x टू द पावर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं x + y टू द पावर n को हम अगर ऐसा लिखेंगे, ठीक है, x + y टू द पावर n को, तो x + y टू द पावर n को हम यहाँ पे लिखना सिखा रहे हैं आपको कि x + y टू द पावर n के अगर किसी भी जनरल टर्म्स को लिखना पड़े बाइनोमियल एक्सपेंशन में तो कैसे लिखेंगे, तो TR + 1th टर्म NCR x टू द पावर क्या हो गया बच्चे, n - r और y टू द पावर r, ठीक है। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के TR + 1th टर्म को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसका काम आपको यहाँ पे आएगा, देखिए कैसे काम आएगा, आपको अभी बताएंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और या फिर याद करके रख लीजिए, एक बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे PDF हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कुछ समय बाद, ताकि क्या हो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपको हो गया। तो क्या है बच्चे कि अब हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा दिए कितने गए हैं, हमारे दिए गए हैं 10, क्या है ऊपर 10 पावर है, तो 10 पावर दिए गए हैं, तो टोटल नंबर टर्म्स कितने होंगे, तो टोटल टर्म्स, चलिए इसको इरेज कर देते हैं पहले नीचे वाले को, फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें जो हमारा टर्म है, इसमें हमारा जो टोटल टर्म होगा वो कितना होगा, तो इस पूरे एक्सपेंशन में हमारा टोटल टर्म्स कितना होगा, 10 + 1 यानी 11 टर्म्स। तो आपको 11 टर्म्स, ये एक 11 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड नंबर है कहे, ऑड नंबर जब रहे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहे, तो आपको मिडिल टर्म निकालने का क्या तरीका होता है, ऑड नंबर्स रहे बच्चे तो मिडिल टर्म कैसे निकालिएगा, तो बच्चे जैसे ही आपका ऑड नंबर निकल जाता है तो आप मिडिल टर्म निकालिएगा, इस 11 में क्या कीजिएगा 1 जोड़िएगा अपॉन 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो 11 + 1/2 कितना होता है 12/2, यानी कितना होगा 2 6 12 यानी 6, यानी 6वां टर्म जो होगा हमारा ऑड टर्म होगा। तो एक तो ये तरीका निकल गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया कि जब हमारा ये ऑड है तो ये पहले वाला क्या है आपका इवन है, तो आपको पता है कि ये 10 है, तो आपको इस टोटल का इस पूरे एक्सपेंशन का मिडिल टर्म निकालना है, तो आप क्या कीजिए 10/2 कर दीजिए और +1 कर दीजिए, तो 10/2 + 1 कितना होता है, ये 5 + 1 हो जाएगा, और 5 + 1 कितना होता है 6 होता है, तो दोनों तरीके से आप निकालिएगा तो आपको मिडिल टर्म 6 ही आएगा, ठीक है। तो आप ये वाला तरीका ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, आपको ज़्यादा वहाँ पर आसानी पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्या हो गया 11 क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का क्या कीजिएगा, अगर ऑड आता है तो ऑड में एक जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, और इवन आता है तो आप दूसरा कंडीशन चलता है वहाँ पे, उसके लिए आप जाके बाइनोमियल एक्सपेंशन का वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए इसका जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा, 6th टर्म होगा, T6वां जो टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो मान लेते हैं अगर क्वेश्चन से पूछ दिया जाता है कि बताइए इस पूरे एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा टर्म है, तो क्या हो गया हमारा 6th टर्म, इसका क्या है मिडिल टर्म है, तो ये एक तो आंसर ये हमारा यही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका आपको बताना है, उसका कोफिशिएंट बताना है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो T6 टर्म यानी T6, और T6 को क्या लिख सकते हैं हम T5 + 1 भी लिख सकते हैं, T5 + 1 को हम T6 लिख देंगे ना, क्या एक ही चीज़ हुआ ना। तो इसको अभी तुरंत हमने TR + 1 का वैल्यू निकालना सिखाया, तो क्या हो गया NCR, क्या हो गया NCR कहने का मतलब NC5, ये R था तो ये 5 हो गया, ठीक है। फिर x टू द पावर यानी 1 टू द पावर n - 5, तो 1 टू द पावर n - 5, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे, n का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n के जगह पे 10 डाल देते हैं, तो 10 हो गया, ठीक है। और क्या हो गया ये 1 टू द पावर 10 - 5 यानी 5, ठीक है। फिर क्या हो गया 1/x टू द पावर, ये बचा हुआ ये जो r था वो हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 10c5, और क्या हो गया 1/x टू द पावर 5। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, इसके कोफिशिएंट बताना है, यानी कोफिशिएंट कहने का मतलब जो हमारा ये जो x है उसको छोड़ के जो भी बगल में बचता है तो वो कोफिशिएंट होता है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया
क्या हो गया बच्चे 10C5 इज द कोफिशिएंट। तो ऑप्शन मैच करेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया बच्चे ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What will be the number of posts in terms of 1 plus 2x plus x square to the power 20 while prophylaxis can be done in the form of dwindling metals? सिंपल आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि इस गिवन टर्म्स में, इस गिवन जो आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो फालतू का लिखा है प्रोफिलिक्सिस कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ ड्विंडलिंग मेटल, देखिए नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको हिंदी में, तब थोड़ा सा कहीं अच्छे से और समझ में आ जाए आपको। देखिए 1 + 2x + x स्क्वायर टू द पावर 20 के प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी जबकि प्रसार x की घटती घातों के रूप में किए जाए। सिंपल कहा जा रहा है कि ये जो आपका एक्सपेंशन दिया जा रहा है इसके थ्रू ना कुछ चीज़ हमारा जो मेटल है उसका क्या हो रहा है बच्चे, कुछ घट रहा है, उसके धातु का जो क्या कह सकते हैं आप, उनका जो डिस्टेंस है या फिर कुछ उनके संख्या जो है वो क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। तो आपको सिंपली बताना है कि आखिर ये इस पूरे जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया गया है उसमें हमारे टोटल टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको समझना है, ज़्यादा कुछ इसका मतलब नहीं है। ये जो फालतू का मतलब दिया हुआ है प्रोफाइलिक्सिस कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ ड्विंडलिंग मेटल, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। क्या बच्चे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, बहुत सारे बच्चे इसको देख कहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं है, सिंपल यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, फिर से पढ़ेंगे एक बार। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोस्ट इन द टर्म्स, देखिए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोस्ट इन द टर्म्स, बहुत बात खत्म हो गया। यहीं पे आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया कि आखिर निकालना क्या है, इसमें निकालना है नंबर ऑफ पोस्ट। तो नंबर ऑफ पोस्ट का मतलब इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो चलिए 1 + 2x + x स्क्वायर टू द पावर 20, आपको इसमें क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है वाइल द प्रोफिलिक्सिस कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ ड्विंडलिंग मेटल, और कुछ क्या कहा था बच्चे कि जबकि प्रसार x की घटती घातों का रूप में किया जाए। ये जो है कुछ आपको दिया जा रहा है कि मेटल का जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है इस पर क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस टाइप से कुछ कहा जा रहा है। तो वो आपको छोड़ दीजिए, उसको नहीं समझना है, सिंपल समझना है कि इसको हम कैसे इसके नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे, हमने अभी तुरंत सिखाया आपको कि 1 + x टू द पावर n रहे, या फिर सिंपली आप समझे अगर x + y टू द पावर n रहे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं तो n + 1 हो जाता है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो आपको इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, इसके नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि आपको ये क्या है बच्चे, ये a² + b² + 2ab का फॉर्मूला है, a² + b² + 2ab का। देखिए ये b² है और ये क्या है 2ab का फॉर्मूला है। तो उसको क्या करेंगे, पहले उस फॉर्मूले के रूप में इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, इस पर पावर क्या है 20 है। ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x + 1 टू द पावर 20 × 2 क्या हो गया बच्चे, 40 हो गया। तो इसका क्या निकालना है बच्चे, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसका कैसे निकालिएगा, इसका नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालिएगा बच्चे, सोचिए। और तुरंत हमने आपको सिखाया कि 2 अगर रहे, अगर 1 + x टू द पावर 40 रहे तो क्या बच्चे 1 + x टू द पावर 40 रहे, तो आपको जब 1x + y टू द पावर n था तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कैसे लिखते थे, n + 1 लिखते थे नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे कितना है 40 है, तो क्या लिखेंगे 40 + 1 लिखेंगे तो कितना हो गया 41 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फंक्शन f(x) = e टू द पावर x, gx = log x, तो f ऑफ g का वैल्यू निकालना है। तो यानी f ऑफ g कहने का मतलब होता है बच्चे f ऑफ gx। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन है, आपको जब हम आपको ये जब दे रहे थे आपको, ठीक है, तो जब हम आपको बच्चे सैम्पल पेपर सिखाए थे, सैम्पल पेपर बताए थे, तो वहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन था। वहाँ पे f ऑफ g1 का वैल्यू पूछा जा रहा था। तो f ऑफ g1 के निकालने का पहले f ऑफ gx निकालिएगा, तब उस x की जगह पे 1 पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं f ऑफ gx। तो f ऑफ gx कहने का मतलब क्या होता है, f के अंदर फंक्शन gx, तो f हमारा क्या है, f है e टू द पावर x, और e टू द पावर x में देखिए जब fx है, एक सेकेंड थोड़ा सा समझिएगा, fx = e टू द पावर x, जब यहाँ x है तो यहाँ पे x है, जब यहाँ पे हम gx डाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, gx हो जाएगा। तो f ऑफ gx किसके बराबर होगा, e टू द पावर gx के। तो e टू द पावर क्या हो गया बच्चे आपका, e टू द पावर gx हो गया। ठीक है, और gx हमारा क्या फंक्शन है, log x के बराबर है। तो log x के बराबर है जो कि बेस e है, और आपको पता है कि a अगर बेस यहाँ पे a रहे और x रहे तो ये क्या होता है हमारा x आ जाता है। अगर यहाँ पे बच्चे 10 रहे और log यहाँ पे 10 बेस पे अगर क्या रहे बच्चे y रहे तो यहाँ क्या होता है y आ जाता है। ठीक है, तो log एक प्रॉपर्टी है ये, तो इसी प्रॉपर्टीज़ पे हम इसको बनाएंगे अब। तो क्या करेंगे, यहाँ पे e है और यहाँ पे भी e है, तो इन दोनों से e निकल जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा हमारा x आ जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ gx का वैल्यू कितना आ गया, x हो गया, यानी f ऑफ g का वैल्यू कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करेंगे, f ऑफ gx का वैल्यू कितना आएगा, f ऑफ g का वैल्यू आएगा x, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 10 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इसको बार बार देखिएगा, सुनिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आपको जनरेट होता है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिएगा, हम आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।